Welcome to Alam Academy. So students of class 11th, today we are going to discuss the solution of exercise 1.1. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिसने अगर इंट्रो पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का नहीं देखा है तो वो पहले इंट्रो पार्ट पर ज़रूर जाए। इंट्रो पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, यानी कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है। तो उसमें हमने देखा था कि दो तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज़ रोस्टर फॉर्म या उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, अनदर फॉर्म इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज उसी पर बेस हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमको सेट्स की डेफिनेशन अगर पता है तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, और अगर हमें सेट्स का रिप्रेजेंटेशन मालूम है, उसका प्रोसेस मालूम है, उसका मेथड मालूम है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इन्होंने कुछ हमें सेट्स दे रखे हैं, कुछ हमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, बेसिकली ये कहें, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से सेट्स कौन से हैं, और अगर सेट है तो हमें उसके पीछे जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, या सेट अगर नहीं है वो तो भी हमें जस्टिफिकेशन देना है कि हम उन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट क्यों नहीं कह रहे हैं। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। द कलेक्शन of all the month of a year beginning with the letter J, beginning with the letter J। ठीक है ना? तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो कलेक्शन ऑफ अ मंथ हम ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ अ मंथ इन अ ईयर है, जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। क्या ये सेट है कि नहीं? तो सेट के बारे में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, यानी कि अगर हम कहीं पर भी उससे किसी भी पर्सन से पूछें, चाहे इस क्लासरूम में या इस क्लासरूम से बाहर, या इस सिटी में या इस सिटी के बाहर, या इस कंट्री में या इस कंट्री के बाहर, तो हर जगह में आंसर जो मिले वो सेम मिले। तो चेक करते हैं क्या इसका आंसर हर कोई हमें सेम देने वाला है। हमें पता है कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? वी हैव टू कलेक्ट द मंथ ऑफ अ ईयर विच बिगिंस विद लेटर जे। तो कौन कौन से ऐसे मंथ हमें बनेंगे? सपोज कर लेते हैं कि हम इसको मान लेते हैं सेट ए है हमारा, तो जे से स्टार्ट होना, जनवरी जे से स्टार्ट होता है, यस। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर देन जून, इट स्टार्ट विद लेटर जे, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आए, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने वाला। हम जिससे भी पूछेंगे तो वो यही 3 मंथ के नाम बताएगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यस दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट। तो हम ये बोलेंगे कि यस दिस इज अ सेट, और आंसर का जस्टिफिकेशन इसलिए इस तरह से देंगे कि ये द डेफिनेशन ऑफ दीज मंथ विल नेवर बी वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये दिस इज अ कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना? दिस इज अ सेट बिकॉज this is a well defined collection। ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। चलते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या कह रहा था? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब हमें देखना है कि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या ये सेट है? तो सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ी थी डेफिनेशन की वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी ऐसा वर्ड मिल जाए, मोस्ट टैलेंटेड या बेस्ट या गुड, तो ये सब के सब क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट ये वेल डिफाइंड नहीं होते, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड मेरी
नज़र में हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंटेड का अवार्ड दे रहे हैं? कि हमने बताया कि जिसने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं उसको हम मोस्ट टैलेंटेड कह रहे हैं, या जिसने सबसे अच्छा कंटेंट लिखा उसको हम मोस्ट टैलेंटेड कह रहे हैं। तो ये जो होगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये वेल डिफाइन नहीं है। तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट अ सेट। और रीज़न क्या देंगे, बिकॉज दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। थर्ड पर चलते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब अगेन यहाँ पर देखिए हमको बेस्ट वर्ड मिला। जब भी मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट, गुड इस तरह के या फेवरेट इस तरह की चीज़ें मिलती है, दैट कलेक्शन, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बट दैट कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड पूछा गया है, तो ये बेस्ट सबके नज़र में अलग अलग हो सकता है। कोई बेस्ट का क्राइटेरिया रखता है कि जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे, कोई बेस्ट का क्राइटेरिया रखता है जिसने सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए होंगे, कोई बेस्ट का क्राइटेरिया रख सकता है कि जिसने सबसे ज़्यादा, जिसका एवरेज है, कोई बेस्ट का क्राइटेरिया रख सकता है कि जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले होंगे। तो इस तरह से क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको, दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो हम इसको भी कहेंगे दिस इज़ नॉट अ सेट, दिस इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, तो क्यों, रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस कलेक्शन इज, बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने यही डेफिनेशन पढ़ी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इस वजह से ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ में क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो क्या ये सेट होगा? अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपका स्क्रीन पर लिख करके आ रहा होगा, तो हम इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करें, क्वेश्चन नहीं लिख रहे। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या लगता है कि आपको ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम अपने क्लासरूम की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे क्लास की बात अगर हो रही होगी, सपोज कर लीजिए क्लास 11 की बात हो रही है किसी पर्टिकुलर स्कूल की, तो वहाँ पर जितने भी उस क्लास के बॉयज़ होंगे तो हर कोई उन्हीं बॉयज़ का ही कलेक्शन को बताएगा, यानी कि वो कलेक्शन कैसा हो गया, वेल डिफाइन हो गया। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, यस दिस इज़ अ सेट, दिस इज़ अ सेट। ठीक, क्योंकि जो एक क्लास की बात हो रही होगी, सपोज कर लेते हैं कोई भी स्कूल ले लेते हैं, एक्सॉन मॉन्टेसरी स्कूल ले लेते हैं, उसके किसी क्लास 11 सेक्शन में जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, जो बॉयज़ हैं क्लास 11 के एक्सॉन स्कूल के, तो वो क्या होंगे, वो सब के सब वेल डिफाइन होंगे। यानी कि कोई भी जब बताए क्लास 11 ऑफ एक्सॉन स्कूल, तो वो क्या बताने वाला है, वो उन्हीं बच्चों के नाम बताएगा, उन्हीं बॉयज़ के नाम बताएगा जो क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो वो यानी कि जो डेफिनेशन हमको मिलेगी, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो वेल डिफाइन होगा, तो हम उसको बोल सकते हैं दिस इज अ सेट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब सबको पता है, मैथ्स के सारे स्टूडेंट्स को मालूम कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट 1 से स्टार्ट होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो अब हमें कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 100 में जो हम लिखेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 100 यानी कि 100 को काउंट नहीं करेंगे, 99 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 99 तक। यानी कि ये जो कलेक्शन हमको मिलेगा, दिस इज वेल डिफाइंड, तो ये भी बन जाएगा दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। और रीजन में वही लिखेंगे बिकॉज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के लिखी हुई जो नॉवेल्स होंगी, उनको जब हम कलेक्ट करेंगे तो वो सेम ही डेटा हमको मिलेगा, यानी कि जो हमें डेटा मिलेगा, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, दैट विल बी वेल डिफाइंड, दैट विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हर पर्सन से हमें वही डेटा मिलेगा जो मुंशी प्रेमचंद साहब ने नॉवेल्स लिखी होंगी। इसका मतलब वो डेटा या वो कलेक्शन कैसा हो गया, वेल डिफाइन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सिक्स पार्ट हमारा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अ सेट। ठीक, 7 पर चलते हैं। 7 क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स
विदाउट डेसिमल, जो पॉइंट वाले नंबर नहीं होते उनको इंटीजर्स बोलते हैं। इवन नंबर उसमें से कौन से होते हैं, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो कलेक्शन मिलने वाला है दैट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि 7th पार्ट को भी हम बोलेंगे यस दिस इज़ अ सेट, दिस इज़ अ सेट। क्यों इसको बोल रहे हैं सेट, क्योंकि ये जो डेटा है, ये जो ऑब्जेक्ट कलेक्शन है, ये वेल डिफाइन है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। लेट्स मूव टू 8th पार्ट, यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट पर आ गए हम लोग। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन के कलेक्शन है वो एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं, तो सारी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है कलेक्शन वो सब सेम बताने वाले, सारी एनसीईआरटी में यही क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज ऑल्सो अ सेट। तो 8th को भी हम क्या बोलेंगे, this is a set, and the reason is again same because this is a collection of well defined object. This is a set because these objects are well defined. Let's move to the last part, that is 9th part, a collection of most dangerous animals of the world. The collection of most dangerous animal of the world. अब most dangerous आ गया, most favorite आ गया, मोस्ट या बेस्ट क्रिकेटर आ गया, या बेस्ट आ गया, या फिर मोस्ट टैलेंटेड आ गया। तो ये सब के सब पहले बात हो चुकी है, ये जो डेटा होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई किसी को डेंजर मानता है, किसी के नज़र में स्नेक मोस्ट डेंजरस होगा, किसी में टाइगर होगा, कोई जो है एलिफेंट को मानेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये सबके लिए फिक्स नहीं होगा। कोई क्रोकोडाइल को मान लेगा कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या होने वाला है कि दिस डेटा, दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। तो टोटल इन्होंने 9 हमें सेट्स दे रखे थे, 9 हमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे थे, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये हमारा सेट में जो सेट होगा उस पर हम टिक करते चलते हैं। फर्स्ट वाला सेट आया, और उसके बाद कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड हमारा सेट नहीं था, फिर बेस्ट क्रिकेटर सेट नहीं था, फिर 4th वाला भी हमारा सेट था। 4th वाला क्वेश्चन क्या था, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। फिर 5th वाला भी हमारा सेट था, वो क्या है क्वेश्चन में, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। फिर 6th वाला भी हमारा सेट है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। और 7th भी हमारा सेट है, 7th में क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर भी सेट है। फिर 8th भी हमारा सेट था, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। और लास्ट वाला हमारा सेट नहीं है, जिसमें पूछा गया था द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, बहुत आसान था। आई होप आपने इसको समझा होगा। इस क्वेश्चन का पर्पस ये था कि आपको सेट अच्छी तरह से समझ में आया है कि नहीं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, इट मीन्स कि आप सेट को अच्छी तरह से समझ गए। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सोल्यूशन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। एक कोई सेट दे रखा है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 and 6. These are the elements of a set A. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank spaces. इसके 6 पार्ट दे रखे हैं, और उसमें हमको बताना है कि जैसे हमें क्वेश्चन दिया है फर्स्ट पार्ट में 5 और फिर यहाँ स्पेस दिया है, तो ये बताना है कि ये इस स्पेस में 2 ऑप्शंस फिल करने हैं। फर्स्ट इज ये सिंबल दिया है, इस सिंबल्स को बोलते हैं बिलोंग्स टू, और दूसरा सिंबल दिया है, इसको कट कर दिया है, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से 6 एग्जाम्पल्स जो दिए, 6 पार्ट जो दे रखे हैं, उसमें से किस में हमें सिंबल बिलोंग्स टू लगाना है और किस में डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, सिंबल बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि जिस सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करते हैं, उसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं दैट एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द पर्टिकुलर सेट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स इन द गिवन सेट ए। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये सब के सब इस सेट को बिलोंग करेंगे, यानी कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, एंड 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 6 बिलोंग टू सेट ए। अब इनके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे, सपोज कर लीजिए कोई कह रहा है 7, तो 7 क्योंकि इसके अंदर है नहीं तो हम कहेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए,
इसी तरह 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है वो सब के सब एलिमेंट्स ए को बिलोंग नहीं करते होंगे। तो बस यही सिंबल लगाना है। सबसे पहले दे रखा है 5 ब्लैंक स्पेस ए, क्या ये बिलोंग करेगा? यस, 5 इस एलिमेंट इस सेट के अंदर है एक एलिमेंट, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सिंबल लगेगा 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड गिवन है हमको 8 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू, 8 तो इसके अंदर नहीं है, 8 वाला केस ये वाला हो जाएगा सेकेंड पार्ट, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। थर्ड गिवन है हमको 0, क्या 0 है इसके अंदर? नहीं है, तो 0 के लिए भी क्या हो जाएगा? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट गिवन है 4 बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, 4 एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 4 बिलोंग्स टू एलिमेंट ए। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन कौन सा? दिस इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है? 2 ब्लैंक ए, क्या 2 बिलोंग कर रहा है? यस, 2 एलिमेंट सेट ए में है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, सो दिस इज फिफ्थ पार्ट। और लास्ट पार्ट गिवन है 10 ब्लैंक ए, क्या 10 इसके अंदर है? 10 एलिमेंट नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो यानी कि ये हमारा आ गया 6 पार्ट। दीज आर द 6 पार्ट एंड दीज आर वेरी इजी पार्ट। इसमें सिंपली बस हमें पहचान करने की कोशिश करनी थी। पर्पस था एनसीईआरटी क्वेश्चन का कि हमें ये पहचानो कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हम समझते हैं कि नहीं। तो किसी भी सेट में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू द पर्टिकुलर टू द गिवन सेट, और उनके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट में बिलोंग नहीं करते, उनके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डज नॉट बिलोंग टू, और उन एलिमेंट्स के जो इस सेट में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सोल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने जैसे पढ़ा था कि सेट्स के रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म या जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि उस सेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिखते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते थे? सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस सेट में आने वाले एलिमेंट्स की वो कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं जो सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट होती है और उन सेट्स के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग अब इस पर बात करते हैं। तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर सेट दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? सेट ए फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो पहली चीज हमें जो सेट लिखना है, सेट ए लिखना है, और उसमें वो एलिमेंट्स लेकर के आने जो इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो डेसिमल के बिना नंबर्स लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर्स, यानी कि बिना पॉइंट वाले नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास नंबर है 0 इज ऑल्सो इंटीजर, 1 2 3 4 5, इसी तरह से नेगेटिव में वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4, ये सब के सब क्या है? इंटीजर्स है। लेकिन हमें इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि जो x की वैल्यू है, जो इंटीजर हमें चूज़ करना है, दैट विल बी ग्रेटर देन -2, यानी कि -3 को इंक्लूड नहीं करना। -3 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू है? -2, तो यानी कि एक सेट -2 आ गया। नेक्स्ट इज -1, और कहाँ तक लेकर के जाना है? x इज लेस देन 7, लेस देन 7 में हमें क्या मिल जाएगा? यानी कि इसको हमें एक्सक्लूड करना है, यहाँ तक रखना है 6 तक। तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन सेट। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट गिवन है कोई सेट बी है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब हमें नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। सेट का नाम इन्होंने दिया है बी, करली ब्रेसेस लगाएंगे, और नेचुरल नंबर का सेट बनाना है कहाँ तक? लेस देन 6, 6 को इंक्लूड नहीं करना है। लेस देन 6 का मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, देन 2, देन 3 4 5, क्या 6 को इंक्लूड करेंगे? लेस देन 6 की बात हो रही है तो हमारा 6 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, या फिर दिस इज ए ना
रोस्टर फॉर्म, ठीक है, गिवन सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। थर्ड में चलते हैं, सेट सी दे रखा है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, कोई सेट सी दे रखा है, ठीक है, और वो जो सेट है उसके अंदर 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स आए रहे, ठीक है ना, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 2 डिजिट के हैं, ठीक है, और इस तरह के नंबर्स लिखने हैं कि सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक। तो हम लोग पहले रफ में लिख करके देखते कौन कौन से मिल सकते हैं। हमें मिल सकता है 1 + 7 8 हो जाएगा, यानी कि 17 बन गया। नेक्स्ट अगर 2 + 6 8 मिल जाएगा। नेक्स्ट 3 + 5 8 मिल जाएगा। इस तरह के हमें सेट्स को लिखना है। तो यानी कि हमारे पास 17 एक एलिमेंट आया, 26 35, नेक्स्ट अगर लिखें 4 4 8 मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखें 5 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखें 6 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखें 7 1 मिल जाएगा। और नेक्स्ट लिखें 8 और 0 भी तो होगा, 8 + 0 क्या होगा, 80 बन जाएगा, ठीक है। 8 + 0 भी हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है, क्योंकि हमसे क्या कहा जा रहा है कि सेट हमें जो लिखना है वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है, और इस तरह से लिखने कि दोनों डिजिट्स का जो सम आए वो 8 आए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 80 क्यों ले लिया। अब आपको कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन हमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो दोनों डिजिट हैं वो दोनों नेचुरल नंबर होगी, बल्कि 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लेने। तो जो 80 है ये 80 इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें इस तरह से नंबर्स लेने हैं कि 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स लेने हैं और उन दोनों डिजिट का सम 8 आना है। तो 80 का सम अगर हम दोनों डिजिट को करते हैं 8 + 0 तो 8 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 80 को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। हमने दिए हुए सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें डी सेट गिवन है। कोई सेट डी है, ओके, किस तरह से वो सेट है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं 1 से बड़े वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या अपने आप से डिविजिबल होते हैं। जैसे हमारे पास प्राइम नंबर अगर हम लिखें 2 3 5 7 एंड 11 13 एंड 17 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे प्राइम नंबर्स चलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। अब हमें उन प्राइम नंबर्स को कलेक्ट करना है जो कि 60 के डिवाइज़र हो, ठीक है। तो हम 60 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे, 2 30 2 15 2, बल्कि अब 2 से नहीं जाएगी वैल्यू 3 से जाएगा, 3 5 5 1 तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 3 एंड 5। तो हमारे दिए हुए सेट में कौन कौन से प्राइम नंबर हमको मिलेंगे, 2 3 एंड 5। दीज आर द प्राइम नंबर विच इज़ द डिवाइज़र ऑफ 60। इन नंबर से 60 डिवाइड होगा तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। तो ये 3 सेट हमें इस एलिमेंट में, इस सेट में 3 एलिमेंट मिल गए, 2 3 एंड 5 आर द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमको सेट ई कुछ गिवन है, देखते हैं सेट ई की क्या प्रॉपर्टी इन्होंने डिफाइन करी है। सेट ई क्या है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। वर्ड हमारे पास गिवन है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इनके लेटर्स को लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हमने एक बात पढ़ी थी, 2 चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी कि इसका ऑर्डर इमटेरियल होता है, कि किसी भी ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा था जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है कि जनरली हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं, टी एक लेटर है, लिख लिया। जब टी एक बार आ गया तो दोबारा वाले टी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आर जब यहाँ हमने लिख लिया तो दोबारा आर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ आई, नेक्स्ट इज़ जी, नेक्स्ट इज़ ओ। अब ओ भी हमारा 2 बार आ रहा है, ये वाला ओ हो गया, दोबारा ओ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ एन, नेक्स्ट इज़ एम, नेक्स्ट इज़ ई और लास्ट इज़ वाई। सो दीज आर द लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्या बन गया, ट्राइगोन में, ठीक ना।
ये कोई सेंस नहीं बन रहा, मगर दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, हमने जिसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में क्योंकि हम रिपीट नहीं करते इसीलिए हमने टी 2 बार आ रहा था, हमने दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझी। इसी तरह आर भी 2 बार रिपीट हो रहा था, ओ भी रिपीट हो रहा था, लेकिन उनको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में हमें सेट दिया है एफ। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्या सेट दे रखा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। हमारे पास इस बार वर्ड है बेटर। बेटर अगेन द प्रोसेस इज सेम, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था। सेट एफ है हमारा, तो बी को मेंशन कर दिया, ओके। नेक्स्ट हमने ई को मेंशन कर दिया, ओके। दोबारा ई लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने टी को मेंशन कर दिया, दोबारा टी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट वन इज आर। तो ये बी ई टी आर द एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड बेटर, ठीक है ना। हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये 6 पार्ट में क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करते जा रहे हैं। देन हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट दिया हुआ है जिसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमें पहला सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मिसप्रिंटिंग है, ये ब्रैकेट दिया है, बल्कि हमें रोस्टर फॉर्म में पता है कि हम करली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। 3, 6, 9, 12। तो ये हमें दिया हुआ है सेट। रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि दिए हुए सेट के एलिमेंट्स में हम कॉमन प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं और उस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, इस सेट का नाम रख लेते हैं ए। कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12। एक कोई वेरिएबल चूज करते हैं x सच दैट, अब हम इस x को डिफाइन करने वाले हैं। तो अब अगर हम इसको ध्यान दें, एलिमेंट में 3, 6, 9, 12, तो हमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है कि इसमें दिए हुए एलिमेंट्स आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 3 के मल्टीपल्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, ठीक है ना। अब हमें n को भी डिफाइन करना पड़ेगा, और ये n क्या है? n बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या आया, अगर n की जगह पर 1 प्लेस करेंगे 3 1 जा 3 यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 3 1। नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है? 2 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है? 3 9 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें 4 रखेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि n किसको बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 4, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं, हमें क्योंकि 12 तक ही चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं कि n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बस यही एक फर्स्ट एंड लास्ट मेथड हो गया, बल्कि सेट बिल्डर फॉर्म में जिसके जो प्रॉपर्टी को जो डिफाइन करते हैं, हमने इस तरह से डिफाइन करा, हो सकता है कोई इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकता है, फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, और n की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, वो सारी वैल्यूज़ लिख दें। ठीक, इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि सेट बिल्डर फॉर्म जब हम लिखेंगे तो उसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कई तरीके आ सकते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में सिंगल मेथड होता है, सिंगल तरीका होता है, ठीक है। उसमें हमें सिर्फ एलिमेंट्स को ही सेपरेट करना होता है, कॉमा से करली ब्रेसेस में। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें प्रॉपर्टी लिखनी है, हमने इस तरह से लिख दी, चाहे इस तरह लिख दी, हो सकता है कोई इसको इस तरह से भी लिख सकता है कि x सच दैट x इक्वल्स टू 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू लेस देन 5 है। अब इसमें क्या किया था, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने 4 को इंक्लूड किया था, क्योंकि हमारा n 3 4 12 आ रहा था। यहाँ पर हमने 5 को एक्सक्लूड कर दिया, 5 को नहीं इसमें इंक्लूड किया। n की वैल्यू लेस देन 5 नेचुरल नंबर में कौन सी होगी? 1 2 3 4 आ जाएगी, 5 इसमें नहीं आएगा। तो कई तरह से मेथड होता है, कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पॉज कर लीजिए और सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 4 8 16 32, जो सेट दिया है 2 4 16 2 4 8,
2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। 2, 4, 8, 16, 32, अच्छा सो ऑन करनी है बस, यही पे 32 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस गिवन सेट। इस सेट को अज्यूम कर लेते हैं ये सेट कोई बी है हमारा, ठीक। अब इसको हमें प्रॉपर्टी मेंशन करनी है x फॉर ऑल x सच दैट, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32। अगर हम ध्यान दें तो क्या दे रखा है, फर्स्ट इज 2 की पावर, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की पावर यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि पहला नेचुरल नंबर हमें अगर 2 दिया है, 2 स्क्वायर 4 है, बल्कि यहाँ पर 2 की पावर नेचुरल नंबर 1 है, 2 आया। नेक्स्ट क्या है, 2 स्क्वायर, ये 4 मिला। नेक्स्ट 2 क्यूब 8 मिला। 2 की पावर नेक्स्ट 4 है, ये 16 मिल गया। 2 की पावर 5 है, यानी कि ये 32 मिल गया। तो यहाँ 2 की पावर हम नेचुरल नंबर हमें गिवन है, कहाँ तक गिवन है, 5 तक। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन प्रॉपर्टी आए, फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब n कहाँ तक गया है, लास्ट एलिमेंट है 32, यानी कि n की वैल्यू लास्ट आई है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो है, और n इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी कई मेथड हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। n की वैल्यू हमें 5 तक लेनी है, चाहे इस तरह से लिख दें, या दूसरा मेथड हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 तक हमने लिया है, या इसी तरह से लिख सकते हैं n इज लेस देन 6। तो कई मेथड हो सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सोल्यूशन, देन वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमें सेट दिया है 5, 25, 125, 625। 5, 25, 125 एंड 625। 5, 25, 125, 625। अब सपोज कर लेते हैं दिस इज सेट सी। तो सेट सी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमने एक वेरिएबल चूज किया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, अब हमें वो कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टी मिल रही है 5 की पावर n मिल रही है, मतलब क्या हुआ, 5 की पावर n मिल रही है प्रॉपर्टी, मतलब 5 की पावर 1 तो ये 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। यहीं पर आकर के हमारा लास्ट एलिमेंट रुक जा रहा है, यानी कि n की वैल्यू 5 की पावर n मिल रही है, n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, हमें 4 तक लेनी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n हमारा कहाँ से कहाँ तक है, n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 5n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और साथ साथ में n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। लेस देन इक्वल टू का भी साइन इसमें लगाया हुआ है, यानी कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है, यानी कि 1 से शुरू करना है, और कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, तो हमें ये दिए हुए नंबर्स मिल जाएंगे। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट 2, 4, 6 एलिमेंट्स गिवन है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हमें शो हो रही है, दीज आर द इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, ये हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स हमें दिए हुए हैं। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये सेट हमारा है D, तो D एक सेट है जिसमें कोई वेरिएबल x को हमें डिफाइन करना है, फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू इवन नंबर, सिंपल लिख सकते हैं x इज एन इवन नंबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। x हमारे पास इवन नंबर है, यानी कि 2, 4, 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई सेट D है, फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n हमारा कहाँ से डिनोट कर रहा है, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर,
क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है, तो 2n का मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन मिलता रहेगा। तो कोई भी तरीके से आप जो आपको ईजी लग रहा हो इसमें से आप इसको नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट का सेट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 1 4 9 एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज 100। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या प्रॉपर्टी हमें कॉमन मिल रही है, 1 4 3, यानी कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दीज आर द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर कहाँ तक गए हैं, 10 तक। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, जैसे हमने वहाँ पर नेचुरल नंबर 1 प्लेस किया तो 1 स्क्वायर 1 आया, 2 प्लेस किया नेक्स्ट एलिमेंट 4 मिला, 3 प्लेस किया 9 मिला, और यहाँ एंड सो ऑन करते गए, लास्ट में 10 पे आए तो हमें 100 मिल गया। तो हमने प्रॉपर्टी इसकी फाइंड आउट कर ली। लेट अस सपोज दिस इज अ एफ सेट। तो एफ सेट में हमने एक वेरिएबल x माना सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और जहाँ पर n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर n को बिलोंग कर रहा है और n की वैल्यू हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 10 चाहिए। ठीक, सो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन, देन वी विल मूव टू द फिफ्थ को पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने 6 सेट्स दे रखे हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हमें मेंशन करना है। बेसिकली ये वही कहना चाह रहे हैं कि हमें दिए हुए सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे सिर्फ 2 ही फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म टेबल और हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी तरह के क्वेश्चन, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वहाँ पर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। फिर हमने 4th किया, 4th में सेट बिल्डर में करना था। 5th क्वेश्चन दिया, 5th में फिर से हमें रोस्टर फॉर्म में करना है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है उन सबको मेंशन कर देना। इसका मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं वी हैव टू राइट द गिवन सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में। सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया है, सेट ए है फॉर ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास सेट ए है जिसमें हमें ऑड नेचुरल नंबर को मेंशन करना। अच्छा, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, दो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर आगे कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक जाते चले जाएंगे, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगा करके इसको कंटिन्यूएशन में शो कर दिया। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्या सेट गिवन है, सेट बी फॉर ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, और यहाँ पर रेंज दे रखी है, x दिया हुआ है ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू 0.5 से बड़ी है, ओके, -0.5 से बड़ी। 9/2 का मतलब 4.5 से छोटी है। हमें क्या सेट में दिया हुआ है कि सेट है किस चीज़ का, x इज एन इंटीजर, और इंटीजर के बारे में हमें पता है कि इंटीजर आर दोज नंबर विच हैव नो डेसिमल, जो बगैर पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, अब हमें स्टार्ट करना है -0.5 से बड़ा इंटीजर। नेक्स्ट क्या होगा, वो हमें मिलेगा 0। सेट का नाम क्या है, सेट बी है, हमें गिवन है, तो हम -0.5 यानी कि 0, नेक्स्ट क्या होगा 1, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा 2, फिर 3 एंड 4 भी लिखेंगे क्योंकि 4.5 से छोटी वैल्यू चाहिए, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे, 5 को नहीं मेंशन कर सकते, क्यों, क्योंकि 5 4.5 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जो हमारा x सेट दे रखा है, x नेचुरल जो x इंटीजर नंबर दिया हुआ है वो 4.5 से छोटा है। सो दीज आर द गिवन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स बन सकते थे इस सेट में वो हमने इसमें मेंशन कर दिए। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, सेट C दे रखा है, x इज एन इंटीजर, कोई सेट C दिया हुआ है, ठीक है, और जहां पर x इंटीजर है और कंडीशन दे रखी है कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, अब देखिए इस चीज़ में एक प्रॉपर्टी, यहाँ पर एक आइडेंटिटी आएगी, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो आप चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे भी, जब हम लोग इनइक्वलिटीज़ की बात करेंगे वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप याद कर लीजिए कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू
ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू प्लस ए। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब -2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू +2। ये हमारी रेंज दी जाएगी। लिए हमें क्या दिया हुआ है, सेट हमें कौन सा है, x इज़ एन इंटीजर, इसकी रेंज क्या है -2, हमें इंक्लूड करना है। तो सेट 2 में, सेट सी में क्या आएगा -2, नेक्स्ट क्या -1, फिर 1, फिर 2 और यहाँ 2 पर लास्ट कहाँ तक आएगा, 2 इंक्लूड करना है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन सेट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ये बस आपको आइडेंटिटी ध्यान रखनी है कि वेन एवर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इट मीन्स कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a एंड लेस देन इक्वल टू +a। तो वही आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करा है हमने, जिसकी हेल्प से हमने ये नंबर्स लिख लिए। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या सेट दे रखा है कि कोई सेट D है फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है ना, कोई लॉयल वर्ड में सेट D में हमें लिखना है। वर्ड्स हमारे पास क्या है, लॉयल। तो हमको मालूम है कि जो भी जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कॉमा करके सेपरेट करते जाएंगे और जनरली लेटर्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। हमने L मेंशन कर लिया, अब दोबारा L लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है O, नेक्स्ट इज़ Y एंड नेक्स्ट इज़ A। तो ये हमारे पास सेट हमारे बन गया, हमारे एलिमेंट्स आ गए लॉयल वर्ड में जितने भी लेटर्स है। ठीक है ना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें सेट क्या दिया हुआ है, सेट ई है कोई, ओके, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है ना, अब हमें मंथ लिखने ईयर्स के, लेकिन वो मंथ मेंशन करने जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो हमको पता है कि हम किस तरह से मेंशन करते हैं, इस तरह से काउंटिंग करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जो इस टॉप वाले ऊपर पोर्शन पे आते हैं दैट वो मंथ होते हैं दैट कंटेन्स द 31 डेज। उसके अलावा जो हमारे इस डिप में आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, वो मंथ होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे पास मंथ है। जनवरी, फिर फरवरी आ गया हमारा, ओके, मार्च 31 डेज, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो दीज आर द मंथ विच इज हैविंग लेस देन 31 डेज। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 मंथ हमें ऐसे मिले जिसमें हमारे पास 31 डेज नहीं होते। हमसे सेट में यही पूछा गया था कि वी हैव टू मेंशन द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। और ये सेट दिया है हमको F सेट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, X इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच प्रेसीड्स K। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए लेटर्स का जो डिवीजन किया गया है वो दो तरह से, एक होते हैं वॉवेल्स और बाकी जो अदर देन वॉवेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास वॉवेल्स क्या होते हैं, A E I O U, A E I O U, दीज 5 लेटर्स आर द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इनके अलावा जो होते हैं दैट आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट्स। ठीक, अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि हमें कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, कहाँ से लिखने हैं, विद विच प्रेसीड्स के से प्रेसीड्स का मतलब पहले पहले, सक्सीड्स का मतलब बाद। ठीक है ना, तो हमें वो कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो के से पहले पहले आते हैं। तो हमारे पास के से पहले कौन कौन से, A B C D E F G H I J एंड K। अब के से पहले पहले आने हैं, इसका मतलब के को काउंट नहीं करेंगे। कॉन्सोनेंट्स आने हैं, इसका मतलब वॉवेल्स को काउंट नहीं करेंगे, ए नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा। तो बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सेट एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, बी सी डी एफ जी एच। ठीक, बाकी आई क्योंकि वॉवेल उसको मेंशन नहीं किया और के से पहले पहले लेना था तो के को नहीं काउंट करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में दिया जाता कि विच सक्सीड्स के, तो के बाद आने वाले जितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी कि एल एम एन पी क्यू इस तरह से आगे उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
सो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, लेफ्ट में हमें गिवन है रोस्टर फॉर्म और राइट में दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें मैच द फॉलोइंग करना है, यानी कि कौन सा सेट किसके साथ मैच कर रहा है। कितने क्वेश्चन है इसमें, 4 पार्ट, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो कोशिश करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट कर देंगे उसको रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है। सेट बिल्डर फॉर्म को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो सेट बिल्डर फॉर्म जो राइट में दे रखा है उसको देखते हैं। सबसे पहला दिया है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर के बारे में हमारी बात हो चुकी। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से बड़े, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या अपने आप से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स। लेकिन हमें वो प्राइम नंबर चाहिए जो 6 के डिवाइजर हो। तो अब हम 6 का डिवाइजर देखेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2 and 3 आर द प्राइम नंबर्स विच आर द डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले सेट के लिए कौन सा सेट हमारे पास रोस्टर बन जा रहा है, दैट इज 2, 3। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये 2, 3 कौन सा गिवन है, सेकंड हमारा दिया हुआ है। सेकंड के साथ किसकी मैचिंग हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट की, राइट में जो दे रखा है। बी पार्ट पढ़ते हैं, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए 1, 3, 5, 7 and 9, लेस देन 10 तक चाहिए, तो बस हम 9 तक लिखेंगे। यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट सेट बनेगा 1, 3, 5, 7 and 9। चेक करते हैं रोस्टर फॉर्म में कौन सा दिया है ये 1, 3, 5, 7, 9, जो हमें 4th नंबर पर दे रखा है। यानी कि हम जब मैचिंग करेंगे 4th की, तो फर्स्ट को यहाँ लिख लेंगे, 3rd and 4th। 4th की मैचिंग किससे होगी, बी से मैच हो जाएगा 4th, ठीक। सी पार्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। हमें नेचुरल नंबर चाहिए और जो 6 से डिवाइजर हो। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 से होती है, 3, 4 एंड सो ऑन। तो 6 के डिवाइजर अभी हमने किया था, 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 1। तो कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, 1, 2, 3 हमें नंबर मिल रहा है और साथ साथ में एक 6 खुद भी होगा। तो 1, 2, तो हमारे पास कौन से रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट मिल रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 6। चेक करते हैं कोई एलिमेंट दे रखा है या जस्ट फर्स्ट नंबर पर हमें गिवन है। तो फर्स्ट का मैचिंग किसके साथ होगी, सी के साथ ये मैच हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स MEATHEMATICS। इस लेटर का अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाए तो एक M आएगा, ओके। तो दूसरा M ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ए को मेंशन कर दिया हमने, तो ए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इज टी को मेंशन कर दिया, तो नेक्स्ट टी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इज एच को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज ई को भी लिख दिया। नेक्स्ट इज एम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए लिख चुके हैं, टी लिख चुके हैं। नेक्स्ट इज आई, ओके। नेक्स्ट इज सी एंड एस। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द लेटर मैथमेटिक्स। चेक करते हैं कौन सा बचा, ये हमारे पास थर्ड वाला पोर्शन। थर्ड किससे मैच होगा, लास्ट पार्ट से, दैट इज डी पार्ट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में होल सोल जो बताया गया, हमें जो सिखाया गया, वो क्या बताया गया कि सेट हमें क्लियर होना चाहिए, सेट की डेफिनेशन, ओके। उसके बाद क्या क्लियर होना चाहिए, सेट के जो रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर होना चाहिए। उसकी हमें अच्छे से ये इसकी प्रैक्टिस करा दी गई। आई होप अब आप सेट की डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सेट के रिप्रेजेंटेशन में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सेट के रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। यही चीज़ें हमने सीखी। अब आगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और तरह के सेट्स को जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।